गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मेरा जो चैनल है माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू, उसमें मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेट 10 के ऊपर, जो कि मैं आज पेश करने जा रहा हूं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं मेरा कुछ दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ कमेंट आया है, रिक्वेस्ट आया है कि माइन फोरमैन एग्ज़ाम के लिए जो प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकता है उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, जो भी एमसीक्यूज, एक्सेप्ट माइन मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी सारे चीज़ वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, माइन फोरमैन हो। क्योंकि माइन फोरमैन लेवल पे माइन मैनेजमेंट का कोर्स नहीं है। बाकी माइन मैनेजमेंट को छोड़ के और जितना भी कोर्स में हमारा है, माइंस एक्ट बोलिए, रूल बोलिए, रेगुलेशन बोलिए, वीटी रूल बोलिए, क्रेच रूल बोलिए, सर्कुलर, ये सभी एप्लीकेबल है फोरमैन के लिए भी, सिर्फ माइन मैनेजमेंट को छोड़ के। तो मेरे को नहीं लगता कि स्पेशली फोरमैन के लिए कुछ अलग सेट बनाना ज़रूरी है। फिर भी आपका रिक्वेस्ट को मैं सम्मान देते हुए मैं आपको वादा करता हूं कि स्पेशली जो फोरमैन लेवल पे जो क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबल, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर क्वेश्चन सेट बना के अपलोड करूंगा। तो आप मेरे चैनल साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आज का क्वेश्चन सेट का पहला क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेबल apparatus। ट्रांसपोर्टेबल apparatus का रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन क्या है? वर्क्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस, इट कैन बी रेडीली ट्रांसपोर्टेड, मूव्स व्हाइल वर्किंग, बोथ बी एंड सी, बोथ बी ए एंड बी। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेबल apparatus हम किसको बोलेंगे? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ए एंड बी। सी क्यों नहीं है? सी ऑप्शन क्यों गलत है? सी क्या बोल रहा है कि मूव्स व्हाइल वर्किंग, मतलब काम करते समय ये मूव्स करता है। अगर ये मूव करेगा तो वो हो गया पोर्टेबल apparatus। ट्रांसपोर्टेबल apparatus मतलब हम उसको इधर उधर लेने में उसको इजी हो, मतलब उसको एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करने के लिए इजी हो। लेकिन जब शिफ्ट हो गया, जो काम करेगा उस टाइम में वो पर्टिकुलर प्लेस में रह के काम करेगा। लेकिन जो पोर्टेबल apparatus है उसको हमको इधर उधर मूव करके काम करना पड़ता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेबल apparatus अलग चीज़ है, पोर्टेबल apparatus अलग चीज़ है। तो ट्रांसपोर्टेबल apparatus केस में ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, मूव्स व्हाइल वर्किंग। जब वो वर्किंग करता है एक फिक्स लोकेशन में रह के पर्टिकुलर प्लेस में वो काम करता है। इसीलिए ए एंड बी इज द राइट आंसर। डैश ऑफ कमिटी शैल गिव एटलीस्ट डैश प्रायर नोटिस ऑफ मीटिंग टू एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम कमिटी का बात करते हैं सेक्शन 12 में, उस कमिटी का अगर मीटिंग होना है तो कमिटी का कौन नोटिस देगा और कितने दिन पहले नोटिस देगा? तो सेक्रेटरी 7 डेज, चेयरमैन 14 डेज, सेक्रेटरी 10 डेज, ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों, जितना भी ऑप्शन दिया गया है उसको अगर आप लोग देखेंगे और कमिटी का चैप्टर अगर पढ़ेंगे, आप तो ज़रूर पढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन सभी गलत दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है पहले डिस्कस करेंगे, पहले आंसर बता देता हूँ। नॉन ऑफ दीज होगा राइट आंसर, क्योंकि सभी गलत है। क्योंकि इसका जो नोटिस सेक्रेटरी देते हैं और कितना दिन पहले? 14 दिन के लिए। तो ऑप्शन ए में जो सेक्रेटरी दिया गया है वही ठीक सही आंसर है, और ऑप्शन बी में जो 14 डेज दिया गया है वही सही आंसर है। इसीलिए नॉन ऑफ दीज होगा राइट आंसर। तो दोस्तों, कमिटी के बारे में और क्या प्रोविज़न है? कमिटी का मीटिंग के बारे में स्पेशली मीटिंग बोलता है कि सेक्रेटरी देंगे 14 दिन पहले, और एजेंडा का नोटिस देते हैं 7 दिन पहले। और जो 14 दिन पहले देते हैं उसमें रहता है क्या? टाइम एंड प्लेस, कब होगा और कहाँ होगा। और इमरजेंसी केस में 2 दिन पहले एडवांस, 2 दिन एडवांस में नोटिस दिया जाता है। और क्या प्रोविज़न है कि चेयरमैन में गिव परमिशन टू कंसिडर एनी मैटर टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग व्हिच इज नॉट ऑन द एजेंडा। एजेंडा में जो चीज़ नहीं है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं मीटिंग, लेकिन उसको परमिशन कौन देगा? चेयरमैन। नेक्स्ट चीज़ और क्या डिस्कस किया गया मीटिंग के बारे में? प्रिसाइडिंग एट मीटिंग। मीटिंग में कौन प्रिसाइड करेगा, कौन प्रेसिडेंसी करेगा? मीटिंग में सिर्फ चेयरमैन ही प्रिसाइड करेंगे। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो उस केस में जो मेंबर्स रहेंगे वो मेंबर्स के द्वारा कोई मेंबर इलेक्ट होंगे उस मीटिंग का चेयरमैन के लिए, और उनका
पूरा पावर चेयरमैन जैसे ही रहेगा। चेयरमैन का जो पावर है ओरिजिनल चेयरमैन का, उनका उस दिन के लिए सभी पावर रहेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या डिस्कस है किया गया है मीटिंग के बारे में, कोरम। कोरम मतलब क्या, मिनिमम कितना मेंबर रहने से मीटिंग हो सकता है, लॉफुल मतलब लॉफुल लॉ के हिसाब से कितना आदमी मेंबर प्रेजेंट रहने से मीटिंग हो सकता है। तो क्या बोलता है, एटलीस्ट 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, चेयरमैन को मिला के अगर 4 आदमी प्रेजेंट है तो मीटिंग हो सकता है। अगर 4 आदमी से कम है तो मीटिंग अर्जेंट हो जाता है, चेयरमैन उसको अर्जेंट कर देते हैं टू अनदर डेट व्हिच इज नॉट लेस देन 14 डेज लेटर। मतलब 14 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ, जिस दिन मीटिंग हुआ था कैंसिल हो रहा है, 14 दिन के अंदर अंदर और एक दिन उस मीटिंग को बुलाया जाता है। अगर उसी दिन भी 4 आदमी से कम प्रेजेंट हो रहे हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, तो तभी वो मीटिंग कंडक्ट होगा, वो उस टाइम में लॉफुल हो जाएगा। उस टाइम में इरेस्पेक्टिव ऑफ मेंबर उस दिन मीटिंग हो सकता है। ये सब प्रोविजंस है रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ कमिटी। तो 14 दिन पहले टाइम एंड प्लेस का नोटिस, 7 दिन पहले एजेंडा का नोटिस, इनके सब अर्जेंसी 2 दिन का नोटिस दिया जाता है, और जो चीज़ एजेंडा में नहीं है चेयरमैन परमिशन देने से उसको भी डिस्कस किया जाता है, और चेयरमैन उसमें प्रिसाइड करते हैं हर मीटिंग में, और एटलीस्ट 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन रहने से जाके मीटिंग होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अर्जेंट हो जाएगा मीटिंग चेयरमैन के द्वारा, जो कि 14 दिन के अंदर और एक दिन फिक्स किया जाएगा, और उस टाइम में इरेस्पेक्टिव ऑफ मेंबर मीटिंग होगा। इक्विपमेंट्स फॉर फायर फाइटिंग इन ए माइन शाल बी आज पर व्हिच रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन के हिसाब से एक माइंस में फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट्स रहेगा। रेगुलेशन 118, 119, 120, 121। तो दोस्तों इसका सही आंसर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशन 121 में ये प्रोविजन है, इक्विपमेंट्स फॉर फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स एक माइंस में रहेगा, और उसमें भी लिखा हुआ है कि सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर और वाटर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर में यूज नहीं होता है। तो कॉमन चीज़ है, क्योंकि ऑयल और इलेक्ट्रिकल में तो हो नहीं सकता, और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो मैकेनिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। क्योंकि आप अगर आग बुझाने के लिए जा रहे हैं और फोम लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फायर है, तो हो सकता है अगर उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा तो आपको झटका लगने का पूरा चांस है। इसीलिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर में नहीं यूज होता है। और क्या प्रोविजन है कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन वंस इन एवरी 3 मंथ्स एग्जामिन द फायर एक्सटिंग्विशर, एग्जामिन करेगा ठीक है कि नहीं, और इसके बाद एग्जामिन होने के बाद एक लेबलिंग भी होता है, एक लेबल लगा जाता है कि कौन चेक किया, कि कौन सा डेट में चेक किया। तो उससे पता चल जाता है कि हर 3 महीना में चेक हो रहा है कि नहीं। जब सेफ्टी वीक के दौरान भी इंस्पेक्शन होता है सेफ्टी वीक में, तो ये सब चीज़ देखा जाता है। When it is intended to reopen a mine after abandonment or after discontinuance for a period exceeding 4 months, the owner, agent or manager shall not less than dash before resumption of any mining operation give the notice to dash in dash। क्या बोल रहा है कि एक माइंस 4 महीना के लिए डिसकंटिन्यू है या अबंडन है, तो उस केस में अगर आप उसको रीओपन करना चाहते हैं तो कितना दिन पहले किसको कौन सा फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ऑप्शन है 30 डेज CIM RIM एंड DM फॉर्म 1, 60 डेज CIM एंड RIM फॉर्म 1, 30 डेज CIM एंड RIM फॉर्म 1, 90 डेज CIM एंड RIM फॉर्म 1। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है रेगुलेशन 7 का क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, जो कि रेगुलेशन 7 में डिस्कस किया गया है। और इसमें क्लियरली मेंशन है ये जो नोटिस ऑफ रीओपनिंग, अगर रीओपन करना चाहते हैं तो 30 दिन पहले CIM RIM एंड DM को फॉर्म 1 में आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस on the surface or in open cast mine undergo vocational training as specified in dash। अगर कोई आदमी कोई पर्सन ओपन कास्ट माइंस में एम्प्लॉय होने को जा रहा है तो बिफोर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन पहले उसको वोकेशनल ट्रेनिंग जाना पड़ता है। तो कौन सा शेड्यूल के हिसाब से वो वोकेशनल ट्रेनिंग जाएगा। तो दोस्तों मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, आपको मालूम तो होगा इसके बारे में कि टोटल जो MVTR के हिसाब से 8 तो शेड्यूल है, 8 तो शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से जो
ओपन कास्ट में ज्वाइनिंग होने के लिए चाहता है एम्प्लॉय, उसको फॉर्म 1 के हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से जो अंडरग्राउंड वर्किंग में एम्प्लॉय होने चाहता है, और मतलब अंडरग्राउंड एम्प्लॉय के लिए सेकेंड शेड्यूल एप्लीकेबल होता है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में इन केस ऑफ माइंस वेयर सेफ्टी लैम्प्स रिक्वायर्ड, मतलब डिग्री 2 और डिग्री 3 माइंस का एम्प्लॉय के लिए थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि हर 5 साल में एक बार, मतलब एक साल में 1/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉय। फिफ्थ शेड्यूल के हिसाब से टिम्बर मिस्त्री का ट्रेनिंग होता है। सिक्स शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इन हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। सेवेंथ शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इन शॉर्ट फायरिंग। और एट शेड्यूल के हिसाब से पीरियोडिकल ट्रेनिंग इन गैस टेस्टिंग, जो कि वंस इन ए ईयर होता है, हर साल में एक बार होता है। जो लोग गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनका पीरियोडिकल ट्रेनिंग हर साल में एक बार होता है, और आज फॉर 8 शेड्यूल। तो ये हो गया टोटल शेड्यूल जो कि एमबीटीआर 1966 में दिया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओपन कास्ट माइनिंग के लिए एम्प्लॉय होने चाहता है वो आदमी, प्रपोज हो रहा है कि आप एम्प्लॉय होने के लिए, तो उस केस में जो वोकेशनल ट्रेनिंग जाएगा कौन सा शेड्यूल के हिसाब से जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट शेड्यूल। और रिफ्रेशर ट्रेनिंग जब जाएगा फोर्थ शेड्यूल। तो शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 8 तक मैं आपको डिस्क्राइब कर लिया। आपको तो मालूम होगा, अगर आपका थोड़ा ध्यान नहीं है तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट से लेके 8 शेड्यूल तक जनरली जो एक्सप्लोसिव हैंडलिंग और शॉर्ट फायरिंग, ये दोनों का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आता है। एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में जो पर्सन, उसका ट्रेनिंग कौन सा शेड्यूल के हिसाब से होगा, 6 शेड्यूल। और शॉर्ट फायरिंग में जो आदमी है उसको 7 शेड्यूल के हिसाब से। नेक्स्ट बोल रहा है रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड कम्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट। माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन में रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय के बारे में डिस्कस किया गया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है माइंस एक्ट का। सेक्शन 51, सेक्शन 46, सेक्शन 45, सेक्शन 48। इसका सही आंसर क्या होगा, ये तो आपको मालूम है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 48 के हिसाब से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। एर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज डेस्क। एर्गोनॉमिक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, असेसमेंट ऑफ एयर कंडीशन इन द केबिन, नीट एंड क्लीनलीनेस ऑफ वर्क प्लेस, सेफ एंड इफेक्टिव पोज एंड पोस्चर ऑफ डूइंग द वर्क, नॉन ऑफ दिच। दोस्तों ये भी तो बहुत इजी ही क्वेश्चन है। एर्गोनॉमिक्स हमको क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट डील्स विथ सेफ एंड इफेक्टिव पोज एंड पोस्चर फॉर डूइंग द वर्क, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन सेट का। कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 शैल बी लिएबल टू पेनल्टी। अगर कोई आदमी सेक्शन 23 का प्रोविजंस को कंट्रावेंट कर रहा है, ऑनर एजेंट या मैनेजर, तो उसके लिए क्या पेनल्टी का प्रोविजन है, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपये का फाइन, और बोथ 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 2500 रुपीज़ का फाइन, और बोथ 500 रुपीज़ का फाइन, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर देने से पहले आपको बता देता हूं कि एक्सक्लूसिवली पेनल्टी प्रोसीजर के ऊपर एक वीडियो मेरा चैनल में अपलोड हो चुका है, जिसमें कि एक्सक्लूसिवली डिस्कस किया गया है सिर्फ पेनल्टी और प्रोसीजर के ऊपर। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि बाकी जो प्रोविज़न है कंट्रावेंशन का, पेनल्टी का, उसके बारे में आपको थोरोली आइडिया हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 23 मतलब नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट का प्रोविजन को कंट्रावेंट करने से इसका जो सही आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपया फाइन और बोथ का प्रोविजन है, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दिस होगा। क्योंकि इसका प्रोविजन क्या है, 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 3 महीना का जेल, 500 रुपया का फाइन, RS 500 फाइन, और बोथ या फिर दोनों हो सकता है। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू ए माइन इज डैश। एक माइंस में मैक्सिमम कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो सकता है, 11,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 6.6 के भी, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों ये CA 2010 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 11,000 वोल्ट, जो कि ऑप्शन ए में है। 11 के बी तक ट्रांसमिट हो सकता है, और कितना यूज हो सकता है, 6.6 के बी तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड विथ रेफरेंस टू माइंस एक्ट 1952। चाइल्ड का मतलब आप क्या समझते हैं, ए पर्सन बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज, ए पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ए पर्सन बिलो 23 ईयर्स ऑफ एज, ए पर्सन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज।
दोस्तों बहुत सारे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका मन में आ रहा है कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 18 साल से कम होने से उसको हम चाइल्ड बोलेंगे, लेकिन ये गलत है। हम अडल्ट क्या पढ़ते हैं कि 18 साल या उससे ज़्यादा होने से अडल्ट, जो कि 18 साल कंप्लीट कर चुका है उसको अडल्ट बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 18 साल से कम होने से उसको चाइल्ड बोलेंगे विथ रेफरेंस टू माइंडसेट। इसका सही आंसर होगा ए पर्सन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। क्यों? क्योंकि सेक्शन 40 क्या बोलता है कि 18 साल से कम आदमी को भी हम माइंस में अलाउ कर सकते हैं, माइंस मैनेजर अलाउ कर सकते हैं इस पर विथ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर, लेकिन वो अप्रेंटिस होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए और उसका उम्र 16 एज से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सर्कुलर में इसको क्लैरिफाई किया है कि कोई भी चाइल्ड को माइंस में अलाउ नहीं कर सकते। और चाइल्ड का मतलब क्या है? अप्रेंटिस अगर ट्रेनिंग को हम अलाउ कर रहे हैं 18 साल से कम, तो इसका मतलब हम चाइल्ड को अलाउ नहीं कर रहे हैं। चाइल्ड मतलब 16 से कम जो होगा उसको बोलेंगे चाइल्ड। वो क्लियरली क्लैरिफाई किया गया है डीजीएमएस के द्वारा एक सर्कुलर में। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए पर्सन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 16 साल से कम है उसको हम लोग चाइल्ड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द ओनर और एजेंट ऑफ मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ माइंस। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंटीन क्रेच एंड पीथेड इज ऑन ओनर और एजेंट ओनली। ड्यूटीज ऑफ ओनर एजेंट एंड मैनेजर इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17 बोथ ए एंड सी, ऑल ए बी एंड सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ए एंड सी गलत है। क्यों? बी तो सही है, तो सबको मालूम है कैंटीन क्रेच पीथाड़ मैनेजर के ऊपर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि फाइनेंशियल प्रोविजन का जिम्मेदारी ऑनर और एजेंट का है, मैनेजर का नहीं है। और ऑप्शन सी क्यों गलत है? ड्यूटीज ऑफ ऑनर एजेंट एंड मैनेजर इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 18 नॉट 17। सेक्शन 18 में उसको डिस्कस किया गया है। सेक्शन 16 में नोटिस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, सेक्शन 17 में क्या है? मैनेजर में का अपॉइंटमेंट, ये सब सेक्शन 17 में है। सेक्शन 18 में ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ years required for proposal cumulative cash inflows to be equal to cash outflows is called dash। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितने दिन के अंदर मतलब कितने दिन के अंदर आप उस कैपिटल जो इन्वेस्ट किए इसको रिकवर कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है पे बैक पीरियड, मतलब कितने दिन के अंदर आप जो इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल को उसको रिकवर कर पा रहे हैं, वो हो गया पे बैक पीरियड। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको तो कुछ रिटर्न मिल रहा होगा हर साल, तो ऑन एन एवरेज एक साल में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और एनपीवी क्या है? एनपीवी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि इज द समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज। आप कितना इनकम कर रहे हैं और कितना जो खर्चा हो रहा है उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मिला के जो और जो बच रहा है उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा हमारा उम्मीद ही रहता है कि पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा। इसलिए हमेशा एनपीवी शुड बी पॉजिटिव। जब हम सोचते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं, तो हमारा एनपीवी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जितना हम खर्चा कर रहे हैं, सॉरी जितना इनकम कर रहे हैं खर्चा कर रहे हैं, दोनों को माइनस करने से अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमारे पास पैसा बच रहा है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो हमारा जितना इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो रहा है। इसका मीनिंग वही हुआ। तो इसलिए एनपीवी कब कैलकुलेशन होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, उस केस में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। आज आप लोग मेरे को बहुत टाइम दे के अभी तक सुन रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, माइंड फोरमैन हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है ये वीडियो, एक्सेप्ट माइंड मैनेजमेंट पार्ट को छोड़ के। फिर भी माइंड मैनेजमेंट को छोड़ के जो स्पेशली फोरमैन लोगों के लिए ज़रूरतमंद हो सकता है एमसीक्यूज, उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ज़रूर। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए